नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों, आज हम फिर करेंगे अनसीन पैसेज को और साथ ही साथ एमसीक्यू को क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। तो दोस्तों, इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, निश्चित तौर पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आप हमेशा अपने आप को सफल मानेंगे। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं न्यू मेथड से कैसे हमें अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले एक क्लास शुरू करने से पहले एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को जरूर शेयर कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं इसी के साथ। देखिए, कहा गया हाउ टू सॉल्व द पैसेज टुडे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल रीड द क्वेश्चन, यानी कि पैसेज। सबसे पहले हम क्या, सॉरी, आज देखिए, कल हमने पढ़ा था सबसे पहले पैसेज हमने पढ़ा था। कल हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पैसेज को पढ़ा था, लेकिन आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड द पैसेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज हमारा नया तरीका होगा। आज हम नए तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हमें क्या करना है, अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि उसके जो एक तरीके से पैसेज है उसको हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। देखिएगा किसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। एक बार दोनों तरीका अपना लेते हैं और जैसे आपको लगेगा, जैसे आपको समझ में आएगा, उसी तरीके से आप हमेशा सॉल्व करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज के देखते हैं कि कौन कौन से अनसीन पैसेज में प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न यह है कि उपवास का संबंध किससे है, केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, केवल स्वास्थ्य से, धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, रीति रिवाजों से। अभी हमें नहीं पता है, अभी हमें नहीं पता है कि भाई किससे क्या संबंध है, केवल हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधान पर, और केवल पाचन शक्ति पर और हृदय पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है, जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, और जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़े ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि उपवास के दौरान, उपवास मतलब होता है व्रत के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश में क्या तात्पर्य है, इसका कहने का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन कहता है कि पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर कि पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर पाचन अंगों को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। बड़ा ही अच्छे प्रश्न हैं, बस केवल प्रश्नों को देखते चलिए। निश्चित तौर पर अभी जब आप पैसेज को सॉल्व करेंगे, अभी आप पैसेज को जब रीड करेंगे, तो हर एक प्रश्न आपके माइंड में चलने लगेगा और आपको लगेगा कि इस प्रश्न का जवाब यही होना चाहिए, और तुरंत आप पहुंचेंगे, हर एक प्रश्न का आप जवाब आसानी से दे पाएंगे, यानी कि दे देंगे। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी कि विष का काम करती हैं। अगर आप गलत, यहाँ कहा जा रहा है, यदि आप गलत खाना खाते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, तो ये मान के चलिए वो विष के जैसे काम करते हैं। यहाँ खाद्य पदार्थ से क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, आइए अभी देखते हैं हम बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विजातीय शब्द का, विजाति का विलोम शब्द क्या हो सकता है। इसको अपने ग्रामर के नॉलेज से इस प्रश्न का तुरंत आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, बिना सोचे समझे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, दूषित में कौन सा प्रत्यय होगा। तो ये भी आप अपने ग्रामर के नॉलेज पर इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम पैसेज को बिना पढ़े क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा पैसेज जो होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना किसी टेंशन के, मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पैसेज में, या 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें बिना पैसेज पढ़े भी हम आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है, तो इसको पैसेज पढ़ना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा। आइए ये देखिए 99 तक इसके क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं पैसेज को, समझते हैं पैसेज को। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को जल्दी से शेयर कर दें और उन्हें बताएं कि प्रवीण सर इस समय टेट वाली क्लास पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जल्दी से शेयर करिएगा।
आइए प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक बार अच्छे से रीड करते हैं। कहा जा रहा है उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान कर्मकांड का अंग ही नहीं है। अगर हम व्रत रखते हैं, अगर हम व्रत रखते हैं तो केवल और केवल ये मतलब नहीं है कि धार्मिक विधान या धार्मिक विधि विधान के लिए या कर्मकांड के लिए ही हम व्रत रखते हैं। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। देखिए बताया जाता है कि यहाँ पर क्या है कि हमारी संस्कृति, मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है, उपवास रखने से क्या होता है, हमें ये बताती है कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला के रूप में काम करते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं ताकि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋतु परिवर्तन के समय में क्या होता है, व्रत इसलिए हम रखते हैं ताकि बदलते मौसम में कई बीमारियां जो आती हैं उनको हम देख सकें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक शक्ति की तभी प्राप्ति होती है जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है। देखिए अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है और इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। बताया जाता है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो फिर क्या होता है कि एक तरीके से हमारा जीवन बिल्कुल एक तरीके से संतुलित रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनी रहती है और इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है और इससे बल व बुद्धि को बराबर संतुलन बना रहता है। हमने दोबारा पढ़ दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से क्या मिलता है, विश्राम मिलता है। ध्यान रखिएगा, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विराम मिलता है। शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष दूषित पदार्थ को नष्ट होकर मल के द्वारा निकलने का प्रयत्न करते हैं और इससे क्या होता है कि भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन के लिए उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भोजन लेने से क्या होता है, तीव्र निष्कासन क्रिया जो होती है वो रुक जाती है और भूख न लगने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक बातें कही गई हैं, इस बात को बहुत ही साइंटिफिक बातें कही गई हैं। पैसेज में कितना अच्छा संदेश भी पहुँचाने का काम किया गया है। अगर एक व्यक्ति भले ही एक तरीके से देखा जाए तो वो भगवान को ना मानता हो, लेकिन उसे महीने में मेरे हिसाब से या 15 दिन में उसे क्या करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और जिससे उसके अंदर जो रोग हैं या किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं। शारीरिक सफाई को होकर रोग का कारण जो होती है जड़ से ही समाप्त हो जाती हैं। उसके पश्चात नियमित उपयुक्त उचित आहार देने से रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। अगर उसके बाद से क्या होता है कि हम अच्छा भोजन वगैरह करते हैं तो फिर रोग जो होता है, डिजीज जो होते हैं, उसके वापस आने की संभावना नहीं रहती। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, तुरंत उपवास रखना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ठीक, इससे क्या है कि भारतीय संस्कृति को पूर्ण एक तरीके से स्वास्थ्य के रूप में, सूत्र के रूप में देखा गया है। अगर हम ऋतु परिवर्तन के समय में क्या होता है, व्रत रखते हैं तो हमें कई किस्म की बीमारियों से के बारे में पता चल जाता है एक तरीके से। यानी बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। और बीमारियों की लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम क्या होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होते हैं। यानी कि हमारी शारीरिक शुद्धता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है। इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है और इससे क्या होता है, बल व बुद्धि में क्या होता है, बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान क्या होता है कि पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। ठीक है, विश्राम मिलता है और शरीर में विद्यमान जो पुराने खाद्य पदार्थ होते हैं, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, वे क्या हो जाती हैं, नष्ट होकर निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है यदि हम व्रत रहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक दिन में हमारे पेट के अंदर जितनी भी खराब चीज़ें होंगी वे सारी निकल जाएंगी और फिर क्या बताया जा रहा है, तो भूख स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। बताया जा रहा है कि एक तरीके से भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन ना किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित और उपयुक्त भोजन लेने से क्या होता है, दोबारा एक तरीके से देखा जाए तो रोग वापस नहीं लौटते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। उपवास का संबंध किससे है? केवल धार्मिक अनुष्ठानों से।
और केवल स्वास्थ्य से, धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, और रीति रिवाजों से। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए कि क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो एक तरीके से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो उपवास रखना केवल धार्मिक विधान या विधि कर्मकांड नहीं है। केवल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि धार्मिक कर्मकांड से भी संबंधित है, हमें उपवास रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, यानी कि हमारी संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य रखने का एक सूत्र भी माना गया है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल शब्द जहाँ जहाँ पर आ गए हैं उनको कट कर दीजिए, और रीति रिवाजों से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, समझिएगा, उपवास का संबंध केवल नहीं कहा गया, केवल के साथ साथ इसमें ये कहा गया है कि संस्कृति के, भारतीय संस्कृति में भी पूर्ण स्वस्थ रहने के एक फॉर्मूला के रूप में ये काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी सी होता है वो यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधि विधान पर, केवल पाचन शक्ति पर, और हृदय पर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा अच्छे से। किस पर पड़ता है बदलते मौसम का प्रभाव, किस पर पड़ता है? बड़ा ही अच्छे तरीके से अभी हमने आपको बताया था कि बदलते मौसम से क्या होता है कि हमें बीमारियों किस्म, मतलब एक तरीके से बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। मतलब इससे हमें क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। कहने का मतलब ये है कि किससे रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य से। देखिए धार्मिक तो होगा नहीं, हृदय से होगा नहीं, केवल पाचन आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बताइएगा अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या तात्पर्य होता है? शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या तात्पर्य होता है? रोगों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तीव्र भूख लगती है, विजातीय पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होती है दोस्तों? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए शारीरिक और मानसिक रूप से यदि हम शुद्ध होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए शारीरिक और ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिनट, शारीरिक और मानसिक शक्ति से जब हम शुद्ध होते हैं तो फिर क्या होता है एक तरीके से, फिर क्या होता है एक तरीके से रोगों की, एक तरीके से, हाँ एक मिनट, यहाँ पर आप देखिए शारीरिक शुद्धता अगर हमारी रहती है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता रहती है, तो इससे जीवन शक्ति को भी प्राप्त होती है, और इससे बल और बुद्धि का जो होता है, बल व बुद्धि बराबर संतुलन में काम करती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता की एक तरीके से शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है जब हम मानसिक रूप से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। मानसिक और क्या था, शारीरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो शारीरिक व मानसिक रूप से शुद्धता से प्राप्त ही होगा, क्या होगा इसका? विजातीय पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं, नहीं गलत हो गया, ठीक है। तीव्र बुद्धि, ऐसा भी कोई, सॉरी तीव्र भूख, ये भी गलत नहीं, ईश्वर की प्राप्ति से कोई रिलेशन नहीं था, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाता है ये सही हो जाता है। तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम एक तरीके से रोगों से लड़ने की शक्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे जीवन शक्ति का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं और रोगों से लड़ने की शक्ति के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है कि रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? रोगों की लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, और जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? अभी हमने आपको बताया था ना लास्ट में ही, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है। देखिए अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर क्या होता है कि भूख न लगने पर, यहाँ पर क्या है कि भूख न रहने पर भोजन ना किया जाए, और पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जो होता है जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित और उपयुक्त भोजन लेने से क्या होता है, रोग की लौटने की जो शक्ति होती है वो एक तरीके से क्या होती है, नहीं आती, मतलब रोग जो होता है दोबारा नहीं लौटता है। अब इसका जवाब देने में आपको गलती नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब भूख, देखिए जब उपवास रखते हैं, अगर उपवास रखते हैं तो यहाँ पर वो बातें नहीं हैं, ठीक है। उपवास रखते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। जब मनपसंद भोजन मिलता है तो फिर रोग तो आएंगे ही,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं तो इससे भी एक तरीके से कहीं ना कहीं रोग आने की संभावना होती है। लेकिन जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं रोग हमारे नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम बिना भूख के भोजन करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर संतुलन में बना रहता है। कई बार क्या होता है, बिना भूख के भी हम भोजन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें असंतुलित कर देता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से या पूर्ण विराम मिलता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? पाचन अंगों का थोड़ा आराम मिल जाता है, पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, पाचन अंगों को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है, पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि इसका क्या जवाब हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। ज़्यादा ढूंढना भी नहीं चाहिए, एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ध्यान अगर सही से बिल्कुल अगर दिमाग से आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपका ये मान के चलिए आपको हर एक पॉइंट मिल जाएगा। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से क्या मिलता है? विराम मिलता है। पूर्ण रूप से क्या मिलता है? विराम मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपके जो यहाँ पर जो पैसेज है, पैसेज से ही हम आंसर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हर एक का आंसर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या कहने के तात्पर्य के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है, तो इसका क्या वाक्य कहने का क्या तात्पर्य है बताइएगा जल्दी से। तो अगर देखा जाए तो जो इसका आंसर हो जाता है, अभी हमने आपको बताया है, देखिए पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, नहीं। पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, नहीं। पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया था, लेकिन ये कहा गया था पाचन अंगों को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। पाचन अंगों को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है मेरे प्रिय साथियों। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो सही हो जाता है। यहाँ पर गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी कि विष का काम करती हैं। अगर आप गलत चीज़ों को खाते हैं तो फिर वो एक विष का काम करती हैं, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। यह गलत खाद्य पदार्थ से मतलब क्या हो जाता है? जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते हैं, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं, जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अब इसमें गलत मत करिएगा, जल्दी से बताइएगा कि गलत खाद्य पदार्थ जब हम लेते हैं तो विष का काम करती हैं, यानी कि एक जहर का काम करते हैं या करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं तो लाभ की बात आ रही है तो ऑप्शन नंबर डी सही गलत हो जाता है। यहाँ खाने योग्य रहेगा तो फिर भैया वो विष के योग्य क्यों हो जाएगा? अब खाने योग्य नहीं होता है तो एक तो है, ठीक है, जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है, पहला ऑप्शन एक तरीके से सही है, लेकिन जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं वो कहीं ना कहीं विष का काम करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो ज़्यादा सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो ज़्यादा सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को ही हमें लगाना चाहिए। अगर ऑप्शन बी ना होता तो एक बार जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते, देखिए अगर आप इस हिसाब से देखें, जैसे मान लेते हैं कई चीज़ें होती हैं जो खाने योग्य नहीं होती, आपके किसी और के खाने योग्य होती हैं, लेकिन जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो हानि पहुंचाती हैं शरीर को, वो सभी को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो ज़्यादातर सही दिख रहा है, ठीक है। तो हमें बी को ही लगाना चाहिए। विजातीय का विलोम शब्द आप बता दीजिए कि विजातीय का विलोम शब्द क्या है? जाति है, सजाती है और गैर जाति है और विशिष्ट जाति है। इसका आंसर देने में आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप गलत करते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सजातीय। ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो ज़्यादा सही हो जाता है, बाकी ऑप्शन तो आप देख रहे हैं। दूषित में कौन सा प्रत्यय है? अब इसका जवाब देने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूषित में कौन सा प्रत्यय है? तो दोष प्लस इत कर देते हैं। अगर हम दोष प्लस इत कर देते हैं तो क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, दूषित, ठीक है। यहाँ पर इत निकल कर आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? इत प्रत्यय हो रहा है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो रहा है? इत प्रत्यय हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, इसका आंसर आपको अलग से देना है, अपने आप से देना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से आप बताइएगा, विशेषण का उदाहरण है, इसमें कौन सा विशेषण का उदाहरण है? देखिए अजगर, आहार और अमृत और असली। यहाँ पर ये है कि एक तरीके से देखा जा, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण है।
देखिए विशेषण वो होगा जो किसी की विशेषता कहीं ना कहीं बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो अजगर क्या है, अजगर एक नाउन है। आहार भी एक खाना है तो ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। जब तीन चीज़ें यहाँ पर नाउन मिल जाती हैं तो एक चीज़ें हमें यहाँ प्रोनाउन विशेषण मिल जाती हैं, यानी कि एडजेक्टिव मिल जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो सही हो जाता है। अब आप लोग बताइए कि कैसे आपको पैसे सॉल्व करने में लग रहा है। आपको हमने पैसे सॉल्व कराया, 2 करवा दिया, कल एक हमने करवाया था, आज मैं एक और करवा दिया हूँ, या आज हमने एक और किया है। इसी तरह से 10-15 अगर हम कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अच्छे से यदि आप पैसेज को कर लेते हैं हमारे साथ, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वर्ष मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी छात्र हमारे चाहे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हों और चाहे एक तरीके से कहीं पर भी जुड़े हों, कैसे भी जुड़े हों, उन सभी छात्रों का सिलेक्शन हो। और उनके लिए अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था करनी हो तो मैं करूँगा। ठीक है, जिसको जैसा भी मुझसे सहायता चाहिए, मैं सभी छात्रों से कहता हूँ जो हमारी यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ रहे हैं, अगर वे हमें नहीं जानते हैं तो अब तो जानने ही लगे हैं। ठीक है, तो वे अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जानना चाहते हैं, कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, किसी भी प्रकार के नोट्स अगर उन्हें चाहिए तो वे नोट्स हमसे मांग सकते हैं, उन्हें नोट्स मिल जाएगा। हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अबाउट में जाकर हमारा नंबर ले लेंगे और हमें व्हाट्सअप कर देंगे दोस्त। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। ये जो प्रश्न है ईवीएस के प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, थोड़ा से सोच समझ कर दीजिएगा। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक रहेगी? विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख के पढ़ने देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए जाना, और विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता और भाषण देना। देखिए, अगर बच्चों को हमें बायोडायवर्सिटी के बारे में बताना है, अनुभव देना है, तो हमें कौन सी युक्ति, मतलब कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हमें अपनाना होगा जिससे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, तो पक्षियों की प्रजातियों के संबंधित पुस्तकें और लेख पढ़ने देने के लिए, अगर वे पढ़ेंगे तो उनको कैसे अनुभव होगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना। अब अगर आप क्या कर रहे हैं कि माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं उनके छोटे छोटे चित्र दिखा रहे हैं, तो देखिए एक बार तो ठीक है, यहाँ मानना बिल्कुल सही है, एक बार तो अच्छा है कि हाँ माना जा सकता है ये बातें, लेकिन उतना भी सफिशिएंट नहीं होगा या उतना भी ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा। बाकी अब देखते हैं, एक बार चलो आपके कहने पर मैं बी भी लगा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा। पहले तो यहाँ चौथा देख लेते हैं एक बार, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता भाषण देना। भैया विलुप्त पक्षियों पर अगर वार्ता देंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे? यहाँ पर ये बताया, जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देना है, विद्यार्थियों को बायोडायवर्सिटी के बारे में हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के बारे में क्या करना है, उन्हें अनुभव प्रदान करना है। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। देखिए, अगर आप याद करिए तो भ्रमण विधि यहाँ पर लागू हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भ्रमण विधि देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब ऑप्शन हमारे पास सी है तो हमें बी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बी ना होता, अगर सी ना होता तो फिर हमें ऑप्शन बी लगाने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना होती और हम आराम से लगा देते ऑप्शन नंबर। आपके कहने पर हमने बी लगाया था, लेकिन आपने देखा कि बी नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं सही हो रहा है, इसलिए हमें सी लगाना पड़ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा, जवाब दीजिएगा अच्छे से। यार यहाँ तो नहीं है, ले लो, किसको देना। चलिए बात करते हैं। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। देखिए, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसकी जिज्ञासा मतलब वो जानने की कुछ चीज़ें जानना चाहता है और वो चाहता है कि उसके शिक्षक उसके अनुसार काम करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? आप सोचिए एक बार, आप एक टीचर हैं और आपके पास एक विद्यार्थी है जो पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक है और वो आपकी बात को मानता भी है और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर उसके जानने की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा हैं।
अब यहाँ पर आप टीचर हैं तो आप क्या करना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसे अतिरिक्त समय देना चाहेंगे, उसे स्नेह और प्यार देंगे और उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व दे देंगे, उसके शिक्षण उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में आपको कठिनाई तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको थोड़ा सी कठिनाई लग रही है तो फिर थोड़ा सा सोचिए, अपने सोच को बढ़ाइए। कॉमन सेंस पर देखिए, कॉमन सेंस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ना तो आपको ज़्यादा सोचना है ना तो आपको बहुत कम सोचना है, बस हल्के से सोचकर अपने काम को कर लेना है। जैसे कि बात करते हैं, अगर एक होनहार विद्यार्थी वो जानने का प्रयास करता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या हो सकती है। देखिए, चारों ऑप्शन एक तरीके से कहीं ना कहीं सही है। अब समझिएगा, यहाँ पर चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है अपने आप में, लेकिन अगर देखा जाए तो अप्रोप्रिएट कौन सा होगा वो हमें समझना होगा। देखिए, उसे अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल आपके कहने पर पहला भी लगा दे रहा हूँ। बहुत सारे छात्र ये सोच रहे हैं कि पहला लगाना चाहिए एक बार। उसे अधिक स्नेह देना चाहिए, भैया उसे स्नेह देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर वो होनहार बच्चा है, वो जानने का प्रयास कर रहा है, तो उसे आप प्यार देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा, सोचिए एक बार। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व दे देंगे। अब सोचिए एक बार, अगर उसे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे देते हैं तो फिर इससे उसको सीखने में कहाँ मिल रहा है, उसकी जो जिज्ञासा है वो पूरी कहाँ हो पा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गलत हो गया। अब देखिए, हमारे पास क्या है, बी और सी गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि बी और सी ऑप्शन को हमने गलत कर दिया। अब हमें देखना है कि डी और ए में क्या है। अब एक बार हमें डी पढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब सोचिए एक बार, उसे अतिरिक्त समय देना अच्छा होगा या उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री। कहने का मतलब ये है कि टीचिंग मटेरियल्स कुछ प्रोवाइड कराना हो, कुछ अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। अब बताइए एक बार, कौन सा सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से सही है, ऑप्शन ए सही है या डी सही है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई छात्र ए के तरफ जाएगा, अब सारे छात्र आएंगे डी के तरफ। अब जब सारे छात्र हमारे तरफ डी के तरफ आ रहे हैं तो मैं भला आपसे भिन्न कैसे हूँ, हाँ, भला आप लोगों से यानी कि सभी छात्रों से भिन्न कैसे मैं हूं, तो इसलिए मैं भी आपके समर्थन में आ जाता हूं, डी ऑप्शन लगा देता हूं। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, ठीक। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। ओके, थैंक यू। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा से सोचना है। मैंने आपसे क्या कहा है, आप मेरे हिसाब से चलिए, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप मेरे हिसाब से चलिए, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप समझिए, अपने अंदर सोच विकसित कीजिए। बस एक बार अगर आप सोचना शुरू कर दिए और तो ये मान के चलिए हर एक प्रश्न आपका सही होने लगेगा। आपको आपने चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, फिर भी ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आपको 200-250 क्वेश्चन एक करवा दूं, एक 200-250-300 क्वेश्चन करवा दूं, एक पूरा सेट ही करवा दूं। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग बताइएगा तो फिर मैं एक मैराथन क्लास रख देता हूं और उसी को आप देखिए, बस उसी से आपका काम हो जाएगा, जिसमें ईवीएस भी हो, हिंदी भी हो, सारे विषय को मैं शामिल कर देता हूं, जिससे आपका जीवन सुधर जाए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपका समय लिया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। चलिए बात करते हैं इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, क्या पर्यावरण जो है अध्ययन का भाग है कि नहीं, आपको ये बताना है। देखिए प्रश्न की प्रकृति को समझिए एक बार। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, इसमें से कौन सा ऐसा भाग है, पार्ट है जो पर्यावरण के पार्ट में आएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर ये कहता है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, इशूज कंसर्न ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, तो पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अगर आप चाहें तो इसका जवाब बड़े ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर पर्यावरण का मतलब क्या हो जाता है, अगर आपको हमने पढ़ाया अच्छे से तो आप हमारी बात को एक बार सोचिए। पर्यावरण का मतलब हमने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वे कहीं ना कहीं पर्यावरण के भाग होते हैं, और जो हमारे विषय होते हैं वे भी पर्यावरण के ही पार्ट होते हैं। देखिए अगर हम डी ऑप्शन से चलते हैं यहाँ पर, तो सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार, अगर यहाँ पर जो कंसर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ की बात की जा रही है,
अगर यहाँ पर ऐसी बातें की जाएंगी तो पर्यावरण से रिलेटेड उतना ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि केवल इसमें केवल छोटी सी ही बातें रखी गई हैं और पर्यावरण की परिभाषा इतनी छोटी कैसे हो सकती है। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, केवल अगर सामाजिक विज्ञान के मुद्दों को रख देंगे तो फिर पर्यावरण कहाँ हुआ, वो तो सामाजिक विज्ञान हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमें बी भी सी भी गलत कर देना चाहिए। अब पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा, यहाँ पर पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा तो कोई बात की ही नहीं जा रही है। जब ऐसा नहीं किया जा रहा है तो फिर हमें क्या कर देना चाहिए, बी ऑप्शन को भी कट कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन ये कहता भैया कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दे और सरोकार सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पर्यावरण में देखा जाए तो विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दे आएंगे और जो बातें रह जाएंगे वो सरोकार में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कैसे आपका पहला सही हो गया। ठीक है, बस थोड़ा से सोचिए, बस थोड़ा से सोचिए, निश्चित तौर पर आपके हर एक प्रश्न बिल्कुल आसानी से सही हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, थोड़ा से सोच समझ कर दीजिएगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से अगर आप लगाएंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप बड़े आसानी से दे पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सरलता से आप इसका जवाब दे सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा और देखना होगा। प्रश्न यह है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए, देखिए कई बार क्या होता है कुछ छात्रों को सही से उन्हें दिखाई नहीं देता, तो वे थोड़ा सी अपने फ़ोन के जो होता है पिक्सल होता है भाई 360 करके देखा करें। ठीक है, 240 डेटा ना बचाया करें, थोड़ा से क्लास के लिए डेटा ना बचाया करें। कुछ लोग क्या करते हैं क्लास में ही डेटा बचा लेते हैं और फिर बाद में उसको मूवी भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं, क्लास आप अच्छे से देख लीजिए, मूवी बाद में देख लीजिएगा। चलिए, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी गई है। अब कौन सा कारण है जो नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? एक बार हमें प्रश्न को फिर से पढ़ना चाहिए ताकि हमें अच्छी बातें अच्छे तरीके समझ में आ जाए। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए, ऐसे बच्चे तो जो धीमी गति से सीखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सीखने और सीखने के लिए नाटक उत्तम विधि मानी जाएगी। अब सोचिए एक बार, जो बच्चे आसानी से सीखते हैं, बड़े ही धीमे सीखते हैं, तो उनको जितना ज़्यादा दिखाकर सिखाया जाएगा, जितना नाटक करके सिखाया जाएगा, उतना उनके लिए बेहतर होगा। अब बताइएगा इसमें सबसे अच्छा उचित आंसर क्या होगा या कारण कौन सा होगा? पहला ऑप्शन कहता है कि पारंपरिक, एक मिनट इसको थोड़ा से मैं बड़ा कर देता हूँ। पहला ऑप्शन कहता है कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं है क्या? कोई बात नहीं, एक ऑप्शन शायद कट गया है, कोई बात नहीं। चलिए, प्रश्न ये है कि पारंपरिक नाट्य विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। बड़ा ही अच्छे प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय यानी कि एक्टिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बार अगर देखा जाए तो इसके आंसर के बारे में हमें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सी को गलत माना गया है। धीमी गति से, यहाँ पर क्या, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाएगी। तो पारंपरिक और नाटकीय विधा बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने में, तो बिल्कुल सही है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, बिल्कुल। तो सीखने वाले में यहाँ जो सी हो जाता है वो गलत हो जाता है, और जहाँ जहाँ हमें सी मिलता है उसे गलत कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही हो जाता है। आइए इसमें देखते हैं एक बार क्या कहा जा रहा है, कैसे समझाने का प्रयास किया गया है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहती हैं। और पारंपरिक नाटकीय विधाएं जो होती हैं बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने में सरल होती हैं। जबकि हम यह नहीं कह सकते धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, क्योंकि अभिनय सभी विद्यार्थियों के सीखने के लिए रुचिकर होता है। ठीक है, तो यानी कि सभी विद्यार्थी, क्योंकि अभिनय सभी विद्यार्थियों के सीखने में रुचिकर नहीं होता है, वैसे तो सभी विद्यार्थी सीखने में नहीं होता है, तो कुछ विद्यार्थियों के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो गलत हो जाता है। अब जहाँ जहाँ आपको सी मिल रहा उसको आपको कट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन पहला सही हो गया।
चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। आज फिर क्लास बड़ी हो गई थोड़ा से। चलिए प्रश्न ये है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में, और सभी साधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, और पर्यावरण अध्ययन सभी विषय के मुद्दों को सरोकार करने की प्रतिक्रिया देने के लिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। एक तो पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार याद करने में, ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु के मुद्दे और सरोकार की व्याख्या करने में, ऐसा भी नहीं है। सभी साधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक होती है विद्यार्थियों को क्या सहायता करती हैं, संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में उनको सहायता करती हैं। पर्यावरण अध्ययन मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो सही हो जाता है। चलिए, ये रहा आज के प्रश्न। आज हमने आपको सारे प्रश्न करवा दिए अच्छे से। वो प्रश्न दोबारा वही आ गया है। चलिए, यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हमारी दूसरी क्लास है मैथ की पैडागोजी, उस क्लास को जरूर देखिएगा सभी लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी नोट्स मैं लेकर आया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी क्लास है उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। और जो लोग पेपर सेकंड देना चाहते हैं वे हिस्ट्री की जो वीडियो जा रही है उसको जल्दी जल्दी देख लें, क्योंकि इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो आने लगेगी, फिर इसकी पैडागोजी सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं मजाक है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मजाक मत करिए, जल्दी जल्दी फटाफट देखते चलिए। जब आप लोगों के जब ज़्यादा लोग देख लेते हैं तभी मैं वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, 1-2 लोग देख लेते हैं तो फिर वीडियो शेयर होती नहीं है तब तक जब तक 10-15 लोग ना देख लें। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच।